हेलो डियर, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी से संबंधित क्वेश्चन आंसर के बारे में। इस वीडियो में दोस्त आपको बता दें कि रेलवे के कई सारे एग्जाम जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी तथा ईएलपी जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने कवर किया है। इसमें दोस्त आपको बता दें कि आरपीएफ तथा आरपीएफ एसआई के भी क्वेश्चन को शामिल किए हैं मैंने। वैसे मैं चाहता हूं कि आप एक बार देख ही ले क्या क्या क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है दोस्त, ये सारे क्वेश्चन है। अब इन्हीं सारी क्वेश्चन आंसर को मैं कवर कराऊंगा। सो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना देरी किए हुए। देखिए दोस्त, सारे क्वेश्चन आंसर एकदम ऑथेंटिक होंगे और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा भी गया है कि यह क्वेश्चन जो है रेलवे के हर एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह पूछे गए ही क्वेश्चन है, यह अदर क्वेश्चन नहीं है। जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही सारे क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्त, आपका पहला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा गया है, एले क्या थी। तो एले जो है दोस्त, वो कपड़ा मापने की एक प्रकार की पैमाना हुआ करती थी। यह एनटीपीसी में पूछा गया था दोस्त। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में अधिक क्वेश्चन आपको बता पाऊं। बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेज का सेनापति कौन था। तो बक्सर के युद्ध के समय अगर हम बात करें दोस्त, तो हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो था। अब बताएंगे दोस्त, बक्सर का युद्ध जो है किसके किसके बीच लड़ा गया था। 1764 में तो लड़ा गया था, लेकिन उस समय किसके किसके बीच में लड़ा गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए है। मैं भी जानना चाहता हूं कि आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं तो कितना अच्छा कर रहे हैं। चलिए दोस्त, अब देखिए नाट्यशास्त्र की रचना किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाट्यशास्त्र की रचना किसने की है। तो नाट्यशास्त्र की रचना जो है भरत मुनि ने किया है। भरत मुनि ने किया है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई की स्थापना जो है वह किसके द्वारा की गई, कब की गई थी। तो 1984 में की गई थी। ठीक है दोस्त। अब देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, किस वर्ष भारतीय नोटों पर गांधी जी का फोटो छपा था। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। तो किस वर्ष, तो 1996 ईस्वी में 1996 में महात्मा गांधी का फोटो पर, मतलब महात्मा गांधी का पैसा पर फोटो छपने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी तटीय मैदान जो होती है, मतलब कि जो ये भारत हो गया ना, तो भारत के ये पूर्वी तटीय मैदान है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है ये तो जानते हैं आप। तो पूर्वी तटीय मैदान जो है भारत के, वह कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। क्या? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मूसी नदी किसकी सहायक नदी है। तो मूसी नदी जो है, अगर मूसी नदी की हम बात करें तो कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी। और किसकी किसकी होगी बताएंगे आप। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी है। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है, देखिएगा, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 47 का संबंध किससे है। तो आर्टिकल 47 जो है राजपोषा स्तर और जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास से है। यानी कहने का मतलब है कि आर्टिकल 47 जो है राज्य के पोषाहार स्तर के बारे में बताता है, ताकि जीवन स्तर जो है वो कैसे ऊपर उठ सके, कैसे ऊपर उठ सके। ठीक है, इसके बारे में बताता है। चलिए दोस्त, अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, और ये तो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसके बाद वाले पेज में है। जुड़े रहें, जाए नहीं। पित्त लवण कौन सी विटामिन का आहार नाल
द्वारा अवशोषित में मदद करता है। यानी पीत लवण जो है, पीत लवण कौन सी विटामिन को आहार नाल द्वारा अवशोषित में मदद करता है? तो आहार नाल में जो होता है विटामिन, देखिए ए, डी, ई और के, इसमें अवशोषण करने में ये मदद करता है। इसके अलावा कौन बच गए? तो बी और सी बच गए। देखिए दोस्त, ए, डी, ई और के जो होता है ना, ये वसा में घुलनशील होता है। किस में घुलनशील होता है दोस्त? तो ये वसा में घुलनशील होता है, इसलिए ये पीत लवण के माध्यम से ये अवशोषित होता है। ठीक है। अब दोस्त एक बात और बताएंगे कि विटामिन कितने प्रकार की होती है। तो विटामिन देखिए दोस्त, ए, बी, सी, डी, ई और के, इतने प्रकार की विटामिन होती है और बी में लगभग 8 प्रकार होती है। ठीक है। चलिए दोस्त, अगले वीडियो में हम बता देंगे पूरे विटामिन के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि पूरे विटामिन को कवर कराएं एकदम 1 से 0 से 100 तक, तो सारे क्वेश्चन को कराऊंगा, बट एक प्यारा सा कमेंट तो करिए। ठीक है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइट्रोजन में कितने बंधन तत्व पाए जाते हैं? तो नाइट्रोजन में जो है वो त्रिबंधन तत्व पाए जाते हैं। कितने बंधन तत्व पाए जाते हैं? त्रिबंधन तत्व पाए जाते हैं। ठीक है दोस्त आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल लग रही होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल से आप जरूर जुड़ जाएं। 7A देखिएगा, अरे मत भागो, 7A किस वर्ग में आता है? तो 7A जो है यह हैलोजन वर्ग में आता है। किस में आता है दोस्त? तो हैलोजन वर्ग में आता है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिम्बू जनजाति। यहाँ पे लिम्बू जनजाति की बात कर रहा है, किस राज्य में पाई जाती है? तो लिम्बू जनजाति जो है वो सिक्किम में पाई जाती है। कहाँ पे? तो सिक्किम में पाई जाती है। सिक्किम को एक राज्य का दर्जा मिला था 36वां संविधान संशोधन कब मिला था? 1975 में मिला था। ये बहुत पूछता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्वारीय ऊर्जा देखिएगा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस तथा भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है दोस्त गैर परंपरागत, अब देखिएगा गैर परंपरागत, अब ये क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये बहुत पूछा जाता है कि ज्वारीय ऊर्जा, देखिएगा अब अलग अलग पूछा गया था दोस्त कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा के स्रोत है, परमाणु ऊर्जा किस प्रकार के, ऐसे। लेकिन मैंने क्या किया है, इस सभी को सहेज के आपको एक साथ में लाके दे दिया है। यानी समझ लीजिए दोस्त कितना कहीं कहीं से मैंने इकट्ठा किया है। तो इसके लिए तो एक लाइक तो बनता है दोस्त, एक लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता जो है से प्राप्त मुहरे किस प्रकार के बने होते थे? तो सिंधु सभ्यता की जो मुहरे होती थी वह सेल खंडे की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? तो सेल खंडे की बनी होती थी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अलबुर्नी की, अब देखिए एक किताब है अलबुर्नी की रचना किताबे उल हिंद, यहाँ पे ऐसे रहेगा किताबे उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये जो है किताबे उल हिंद जो है पार्सियन भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? पार्सियन भाषा में लिखी गई थी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह जो है यह कब हुआ था दोस्त? तो फरवरी में हुआ था। अब फरवरी में हुआ था तो कब हुआ था दोस्त? ध्यान रखेंगे 1946 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1946 में। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं। जैन धर्म के संरक्षक के रूप में किस वंश को जाना जाता है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसे ध्यान रखेंगे, इसे अच्छे से हम बता रहे हैं। देखिए दोस्त, जैन धर्म को कौन कौन से वंश ने संरक्षण प्रदान किया था? तो पहला हो जाएगा कदम वंश। पहला क्या हो जाएगा? कदम वंश हो जाएगा, कदम वंश। अब देखिएगा, और
नेक्स्ट हो जाएगा कदम वंश के बाद में राष्ट्रकूट वंश। क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट वंश। और एक और वंश है सोलंकी वंश। कौन सा? सोलंकी वंश। ये 3 वंशों ने क्या किया था? जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। कौन कौन से दोस्त? तो कदम वंश हो जाएगा, फिर राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा और सोलंकी वंश। 3 वंशों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है दोस्त, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। सालाबाई की संधि किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? यानी सालाबाई की जो संधि है वह उससे किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो जो सालाबाई की युद्ध है वह लड़ा गया था 17 मई 1782 को। और ये जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, फर्स्ट आंग्ल, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, इसको बदल देते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी। यानी कि सालाबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी। और यह सालाबाई की संधि कब हुई थी? 17 मई 1782 ईस्वी को हुआ था। ध्यान रखेंगे। अब देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किसके शासनकाल में यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुआ था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर के समय इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकबर। ये आपका एसआई में पूछा गया था, आरपीएफ एसआई में पूछा गया था, एसआई में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आईटीसीजेड, यह जो है एनटीपीसी के मेंस में के क्वेश्चन है। आईटीसीजे का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो देखिए दोस्त, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्त इंटर कॉपर्शियल कन्वेयरमेंट जोन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देंगे, अंग्रेजों का व्यापारिक कोठी कहाँ था? मतलब कहाँ कहाँ था? तो अंग्रेजों का जो व्यापारिक कोठी हो जाएगा दोस्त, पहला सूरत में हो जाएगा, सूरत जो गुजरात में पड़ता है। फिर उसके बाद में मद्रास में भी इन्होंने बसाया था व्यापारिक कोठी। फिर बम्बई में भी और फिर कोलकाता इसका अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी लगी थी। ठीक है, और भी कई जगह था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए दोस्त, नादिर शाह के आक्रमण के समय, अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय अगर मुगल बादशाह की बात करें तो मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद जो है मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया। ध्यान रखेंगे, मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान रखेंगे, बृहत्तर यानी इसे ग्रेटर भी कहा जाता है। हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो हिमाद्री है। ये देखिएगा, हिमाद्री है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी में पूछा गया था दोस्त। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किस नदी को खुला नाला के रूप में जाना जाता है या खुला नाला कहा जाता है? तो जो जमुना नदी है ना, उसे जमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। यमुना नदी के तट पे दिल्ली बसा हुआ है। ध्यान रखेंगे, दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पे ही बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रोपोनिक पर्यावरण क्या बताता है? तो एंथ्रोपोनिक पर्यावरण जो है वह मानव, देखिएगा, मानव का गतिविधियों को बताता है। मानव गतिविधि को बताता है। थोड़ा सा साफ लिख देते हैं, मानव
गतिविधि। अब ध्यान रखेंगे दोस्त, अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 167। ध्यान रखेंगे 167 का संबंध किससे है? तो जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उन्हीं के कार्य से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 167 किससे संबंधित है? तो सीएम के यानी जो चीफ मिनिस्टर है उन्हीं के कार्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि का संबंध है। तो जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि का संबंध जो है एक दूसरे से, यहाँ पे हो जाएगा एक दूसरे से है, यानी एक दूसरे से ये संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ऐसे ऐसे दिया गया था कि आप उसमें दुविधा में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि का संबंध जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत जो है वह निगम कर है। याद रखेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना कहाँ और कब की गई थी? तो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना जो है पटना में किया गया था। और कब किया गया था? 1950 में किया गया था, 1915 में। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्त, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, देखिएगा, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया है वो राज्यसभा से होती है। ठीक है, और हम आपको बता दें किसी भी को उपराष्ट्रपति हो या फिर राष्ट्रपति हो, सबसे पहले 1/4 सदस्यों का क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर होना चाहिए, साइन होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में वो किसी भी सभा में पास मतलब प्रस्ताव लाया जाएगा। 1/4 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन वहीं अगर 2/3 सदस्य का, जो भी सदस्य होते हैं ना, उसका 2/3 सदस्य अगर के द्वारा पास हो जाता है वो मतलब बात, तो राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति हो, उन्हें अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। ये ध्यान रखेंगे। अब दोस्त बात यह है कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं, ये क्वेश्चन आप बता देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? तो पंजाब हिमालय का विस्तार जो है ये कहां से कहां तक है? तो सतलज से सिंधु के बीच में है। कहां तक है? तो सतलज से सिंधु के बीच में है, यहाँ तक ये फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, नेशनल वुड, यहाँ पे फॉलिस होगा। फॉलिस पार्क कहाँ स्थित है? तो नेशनल वुड फॉलिस पार्क जो है जैसलमेर में है। कहाँ है दोस्त? तो जैसलमेर में हो जाएगा इसका आंसर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत में नदियों का प्रवाह कैसा है? तो दक्षिण भारत में नदियों का प्रवाह जो होता है वह वृक्षनुमा होता है, वृक्षनुमा। ठीक है, ये क्वेश्चन VVI है दोस्त। सारे क्वेश्चन VVI हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भारत में एग्रो, ध्यान दीजिएगा, भारत में एग्रो इकोलॉजिक जोन कितने हैं? तो भारत में एग्रो इकोलॉजिक जोन है, इकोलॉजिक जोन कितने हैं? तो 20 है। कितने हैं दोस्त? 20 है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो है हेनरिक रुडोल्फ, साफ लिखते हैं, हेनरिक रुडोल्फ हर्टज है। कौन है दोस्त? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो हेनरिक रुडोल्फ हर्टज के द्वारा किया गया था।
ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मर्मिकोलॉजी में जो है चिट्टियों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? चिट्टियों का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्त ये रहा लगभग आपका 50 क्वेश्चनों को मैंने कवर कराया है। आशा है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है एकदम ऑथेंटिक है और आप उसे याद करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के लिए आप इस चैनल से और से जुड़े और अपने तैयारी को और बेहतर कर सके। ठीक है दोस्त, और ये जो क्वेश्चन है आपको कल बताएंगे, कल के वीडियो में। तो आप जो है इस चैनल से जुड़े और अपने तैयारी को और बेहतर कर सके। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करें।